गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम रेप्टिलिया का ही एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड दैट इज स्नेक वेनम, एंटी वेनम एंड इट्स मेडिकल सिग्निफिकेंस। स्नेक वेनम मतलब सर्प का विष, सांप का जहर। एंटी वेनम जो सांप के जहर के प्रतिकार के लिए दिया जाता है, यानी किसी को सांप काट ले तो उसके लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो एंटी वेनम कहलाता है। और इसके अलावा जो स्नेक वेनम होता है, जो सांप का विष होता है, वो उसके कुछ चिकित्सीय महत्व भी हैं, तो हम उन सब की चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले जो शब्द वेनम आया है, द टर्म वेनम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनेनम। वेनेनम मीन्स पॉइजन, ठीक है, यानी जहर। Snake venom system are important adaptation that have evolved in different animal for certain reasons. Actually जहर जो है वो कई और जानवरों में भी होता है, जैसे लेसरटीलिया में भी एक हेलोडर्मा करके एक छिपकली टाइप जानवर है। हालांकि वो हिंदुस्तान में नहीं होता, ये साउथ अमेरिका या अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो लिजर्ड टाइप के प्राणी होते हैं उसमें जहरीला सिर्फ वही एक ही होता है। इसके अलावा भी कई स्पीसीज हैं जिनमें जहर या वेनम पाया जाता है, और ये पाया जाता है इसलिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें या अपने शिकार कर सकें। तो सबसे ज्यादा जो नोन प्राणी हैं, जितने जहर वाले प्राणी हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नोन है वो स्नेक्स होते हैं। और करीब करीब आप यूं समझिए कि सांपों की दुनिया में 3000 प्रजातियां हैं, उसमें से 15% जो है वो डेंजरस कही जाती है। 15% का मतलब आप लगा लो कि 100 में से 15, मतलब मुश्किल से दुनिया में 3000 में से 400-450 ऐसे सांप हैं जो डेंजरस हैं, जो जहरीले हैं, लेकिन अधिकांश विषहीन होते हैं। नॉर्मली लोगों के सांप के प्रति एक ऐसी वो होती है, देखते ही कि एक भय होता है जिसकी वजह से उसको मार देते हैं। और आर्कटिक जो प्रदेश है या अंटार्कटिका है उसको छोड़ करके पूरी दुनिया में सांप मिलते हैं और अलग अलग प्रकार के सांप मिलते हैं। तो सांप का जो वेनम होता है, सांप का जो जहर होता क्या है कि इसमें बहुत सारे बायोएक्टिव प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉकटेल होता है। और इसमें इसको इंजेक्ट करने के लिए भी एक इन्वेनोमेशन सिस्टम होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चार्ल्स लूसियन बोनापार्टे या बोनापार्ट, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं उसी तरह इनका टाइटल भी उसी की तरह है। 1843 में इन्होंने बताया कि द स्नेक पॉइजन इज प्रोटीनस इन नेचर, यानी सांप का जहर प्रोटीन होता है। ये देखिए इसका जो पॉइजन एपरेटस है सांप का, तो आप यहां से देखिए, ये मैंने आपको बताया था जब सांप का क्लासिफिकेशन किया बताया था, तो आपको मैं बताया था कि इसका जो क्वाड्रेट रीजन होता है थोड़ा मूवेबल होता है, इसलिए लोअर जॉ और अपर जॉ ज्यादा, मतलब लोअर जॉ नीचे की तरफ आ सकते हैं और इसका मुंह ज्यादा खुल सकता है, ठीक है। ये आप देखिए, ये सांप के जहर की थैली है ना, ये क्या है, ये जहर की थैली है यहाँ पे, और इससे ये वेनम कैनाल आगे जाता है, और वेनम कैनाल आगे जाकर एक फैंग कहलाता है। 2 स्पेशलाइज दांत इसीलिए के होते हैं ताकि वो डस सके, किसी को दंश मार सके, तो इसीलिए होता है। बाकी आप देखिए ये इनका एपरेटस है, इसके टंग है, और फिलहाल जो ग्लॉटिस है या टंग है इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताने का है नहीं। नॉर्मली जो जहरीला सांप होता है ना, उसका जब दंश होता है तो आपको इस तरह का 2 निशान मिलेगा, क्योंकि 2 फैंग होते हैं और वो ऐसा निशान करते हैं। जो कि जो नॉन वेनोमेनस स्नेक होते हैं, जो विषहीन सर्प होते हैं, अगर मान लीजिए एग्रेसिव होकर के किसी को काट भी लें
तो उससे इंप्रेशन यूं पड़ता है। तो इसका इंप्रेशन देख करके आप बहुत हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि जिस सांप ने काटा है वो जहरीला है या विषहीन है, उसके निशान को देख करके पता लगाया जा सकता है। जो मुख्य जहरीले सांप हैं, जैसे देखिए करैत है, ये पिट वाइपर, इसके गर्दन पे गड्ढा, मतलब चेहरे पे आगे स्नाउट पे गड्ढा होता है। ये कोबरा है, नाग है, ये रसल वाइपर है। ये 4 ऐसी प्रजातियां हिंदुस्तान में, ये भारत के 4 स्नेक हैं जो विषैले हैं। 2-4 और ये भारत में ज्यादा 10 से 15 ज्यादा प्रजातियां नहीं है। सी स्नेक वगैरह कुछ विषैले होते हैं। अधिकांश जो सांपों की प्रजातियां हिंदुस्तान में पाई जाती हैं वो विषहीन होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेनम एपरेटस होता है, जो दंश का जो उपकरण होता है, उसमें एक तो वेनम ग्लैंड होता है, जैसे हमने आपको बताया, यानी कि एक जहर की विष ग्रंथि होती है, और फैंग्स यानी कि दंत होते हैं। ये अपना जो वेनम है उसको क्यों यूज करते हैं? दिस इज एपरेटस टू किल देयर प्रे, अपने शिकार को जल्दी से मार दें ताकि शिकार भागे नहीं, उसका पीछा करने में वक्त जाया नहीं हो। और दूसरी बात कि इनको अपने जो दुश्मन हैं उनसे ही बचाव करने में मदद मिलती है, कि अगर इसके पास जहर नहीं हो तो कोई भी जा करके मार देगा, कोई आदमी है या कोई ऐसे 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 सांप को बिना मतलब किल कर देगा, मार देगा। तो उससे बचने के लिए ये इस जो स्नेक वेनम एपरेटस है उसको यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले ये बताएं कि जो वेनम जो ग्लैंड आपने देखा, जो विष ग्रंथि देखी आपने, ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है सैलिवरी ग्लैंड का। आपको पता है हमारे शरीर में मतलब नॉर्मली 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। एक पैरोटिड होता है, दूसरा सबलिंगुअल होता है, तीसरा सबमैंडिबुलर होता है। तो जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, जैसे उसका एक जो कोष्ठक है, जो 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 क्या कहें, कुपिका है, वो बड़ी हो जाती है। जैसे आपने कोई भी ऑर्गन है उसमें मान लीजिए जैसे लंग्स है, लंग्स में छोटी छोटी कुपिकाएं बनी होती है, एल्वियोलस बना होता है। तो उसी प्रकार से ग्लैंड में भी छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, और सारी कुपिकाओं का जो स्राव है वो स्रावित होता है बाहर एक नलिका के द्वारा। तो उन्हीं में से एक पैरोटिड ग्लैंड की एक कुपिका बड़ी हो जाती है, और वो उसमें जहर भर जाता है, उसमें जहर का स्राव होता है, जहर का निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो 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 विष ग्रंथि है, ये 2 होती है, और हेड में दोनों तरफ साइड में, मतलब सिर के पार्श्व भाग में, क्या कहिए, आंखों के पीछे एक मसल के सीथ में एक वो लोकेटेड होती है, वहां पे स्थित होती है। उसमें एक लार्ज एल्वियोलाई होता है, उसमें एक बड़ा सा, जैसे मैंने कहा, एक कुपिका होती है जिसके अंदर जहर भरा होता है, और वो एक डक्ट के द्वारा, एक नलिका के द्वारा दांतों के जरिए जाता है और इजेक्ट होता है। बेसिकली होता क्या है कि जहर उसमें ना संश्लेषित होते रहते हैं और जमा होते रहते हैं। फिर जब वो भर जाता है तो उसको बीच बीच में वो बाहर भी निकालता है। कई बार जब कोई शिकार नहीं मिलता तो किसी पेड़ पर या किसी लकड़ी पर वो क्या करते हैं, दांतों को यूं मारते हैं। दांतों को मारने के बाद फैंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा हिलता है अपने, उसके मसल मूवमेंट से फैंग थोड़ा सीधा होता है। सीधा होने के कारण क्या होता है कि वो जो नलिका होती है उसके जरिए उसका जहर बाहर आ जाता है। तो ये करीब करीब जहर निकालता भी रहता है। अब मान लीजिए कि सांप ने बहुत दिन से अपना जहर नहीं निकाला, उस टाइम अगर किसी को दंश मार दे तो मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में विष जो है वो शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मान लीजिए कि घंटे भर पहले अपना सारा ग्लैंड का विष निकाल दिया है और फिर किसी को दंश मारेगा, तो फिर उसमें विष की मात्रा शरीर में जाने की संभावना कम होती है, और इन दैट केस जिसको दंश लगा है सांप का, उस व्यक्ति के बचने का चांस बेटर हो जाता है। तो ये डेडली फीचर्स होता है। और एलिगेंटली, जैसे देखिए कि आप, ये दांत है, दांत में अंदर साइड से यहाँ पर ये प्राइमरी फिर सेकेंडरी ये वेनम कैनाल आ रहा है, और ये वेनम कैनाल दांत के साइड में यहाँ से खुल जाता है। दांत जब धंसता है शरीर में तो ये देखिए ये वेनम बाहर निकल रहा है। और आमतौर पर होता क्या है कि सांप जो है लिम्बलेस है। लिम्बलेस मतलब उसमें हाथ पांव तो होते नहीं,
उसको क्रीप करके चलना पड़ता है, तो उसकी जो चलने की गति होती है उसकी एक सीमा होती है। अब उस कंडीशन में देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, पूरी संभावना है कि उसका शिकार भाग जाएगा। कैसे होगा? तो शिकार को जल्दी से कैप्चर करके उसको बेहोश कर देने से, या फिर अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए जो उनसे तेज भाग सकते हैं, ये अपने जहर का इस्तेमाल करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रेइंग एंड प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। नाउ ये देखिए कंप्रेसर मसल है, जिसके क्या होता है, जिसके संकुचन से ये पुश होता है। तो पहले इसके लिए दांत को सीधा होना पड़ता है, इस दिशा में दांत थोड़ा सीधा होता है, उससे यहाँ से ये एक मस्कुलर क्या कहते हैं सेंसेशन जाता है, इससे ये क्या तो पुश होता है, पुश होने के बाद ऐसे करके निकलता है। तो देखिए ये प्राइमरी डक्ट है, आगे चल के ये सेकेंडरी वेनम डक्ट कहला जाता है। ये प्रोटेक्टिव सीथ है, सीथ के नीचे से फैंग निकलते हैं। फैंग जैसे मैंने कहा कि जब इसको दंश मारना होता है तो इसके दांत क्या होते हैं, यहाँ के मसल के मूवमेंट से दांत सीधे हो जाते हैं और बिल्कुल 2 छिद्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका वेनम एपरेटस है, आपने देख लिया। नाउ व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द स्नेक वेनम? ये एसिडिक होता है, इसकी जो ग्रेविटी होती है दैट इज मोर देन 1। ये पानी में सॉल्युबल होता है, प्रोटीनस नेचर का होता है, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से हैं? जैसे फेसिकुलिन्स है, डेंड्रोटॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है, फॉस्फोलाइपेज है, कार्डियोटॉक्सिन है। तो फेसिकुलिन्स मतलब फेसिकुलस मसल का पार्ट है। डेंड्रोटॉक्सिन मतलब ये नर्व को इफेक्ट करता है, न्यूरोटॉक्सिन नर्व को इफेक्ट करता है, फॉस्फोलाइपेज जो लिपिड को अपघटित कर देता है, कार्डियोटॉक्सिन जो हृदय के लिए जहर है, ये हीमोलाइटिक जो होते हैं उसको कार्डियोटॉक्सिन बोलते हैं। तो जैसे न्यूरोटॉक्सिक, अब ऐसा ये जो कई प्रकार के अलग अलग सांपों में ना अलग अलग प्रकार के विष होते हैं। जैसे जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होगा वो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि जो नर्व कंडक्शन की क्रिया है, तंत्रिका संवहन की क्रिया है, या न्यूरोट्रांसमीटर की मिशन की क्रिया है, संचार की क्रिया, वो एक्चुअली बाधित हो जाती है। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा इनवॉलेंट्री सिस्टम है, उसमें से तंत्रिका का अगर क्या कहिए कमांड खत्म हो जाए तो क्या होगा, आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा। क्योंकि उस कंडीशन में अगर क्या न्यूरल कमांड नहीं आएगा, न्यूरल संदेश नहीं आएगा, तंत्रिकीय संवेग या तंत्रीय संदेश नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो सांस लेने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, वो मूव करना या संकुचित होना या कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना बंद कर देंगे। साइटोटॉक्सिक वो होता है जो क्या करता है कि आमतौर पर ये कोशिकाओं के लिए विष का काम करता है। हीमोटॉक्सिक वो होता है जिसमें कि जो ब्लड है, सर्कुलेशन में जो ब्लड है उसका तेजी से कोगुलेशन होने लगता है, स्कंदन होने लगता है। मायोटॉक्सिक वो जहर होता है जिससे जो पेशियां हैं, पेशियां काम करना बंद कर देती है, स्टिफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है। तो ये सारा काम अलग अलग 4 प्रकार के जहर अलग अलग सांपों में दिखाई पड़ते हैं। किसी सांप का न्यूरोटॉक्सिक होगा, किसी का हीमोटॉक्सिक होगा। मेन तो ये 2 होते हैं, एक दूसरा कुछ मायोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक भी होते हैं। तो देखिए द टाइप ऑफ वेनम अटैक्स नर्वस सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, इसमें जो मेन रूप से करते हैं फेसिकुलिन्स है, डेंड्रोटॉक्सिन और अल्फा न्यूरोटॉक्सिन है। ये टॉक्सिन जो होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब देखिए होता क्या है कि मैं वैसे तो आपको नर्वस सिस्टम अगले साल पढ़ाऊंगा जब आप 3rd ईयर में जाएंगे। तो वहां पर क्या होता है कि एक एसिटाइल कोलिन जो नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर साबित होता है। अब मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता दूं, मान लीजिए कि ये क्या है कि एक न्यूरॉन है, नर्व कोशिका है ना। तो न्यूरॉन में देखिए ऐसी संरचना होती है न्यूरॉन की। फिर आप क्या देखते हो कि इससे क्या होता है कि आपको पता है कि इसको हम साइटोन कहते हैं, ये एक जॉन है और यहाँ टीलोडेंड्रॉन है। अब टीलोडेंड्रॉन में मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा साइटोन है, दूसरा साइटोन है,
तो इसके इसके बीच का जो कनेक्शन होता है इसको हम सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होकर के इस पर लगते हैं। और होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो संवेग जाता है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के रूप में जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जब जाता है, इस जगह पर जब एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जब जाता है, तो वहां पर कुछ केमिकल होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसके द्वारा संवेग आगे पहुंचाया जाता है। तो ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें एसिटाइल कोलिन भी एक है। अब क्या है कि एसिटाइल कोलिन जब यहाँ से स्रावित हो जाता है, जब एसिटाइल कोलिन का फंक्शन काम खत्म हो जाता है, तो वो एसिटाइल कोलिन क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम के एंजाइम से उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, फैसिकुलिन जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को नष्ट कर देते हैं। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नष्ट होगा तो जब इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तब क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बना रहेगा। एसिटाइल कोलिन अगर बना रहेगा तो ये जबरदस्ती इस रिसेप्टर पर लगा रहेगा और ये क्या करेगा कि उसको संवेग को अनावश्यक भेजता रहेगा। दूसरा है डेंड्रोटॉक्सिन, मतलब इससे फैसिकुलिन में क्या होगा कि अनावश्यक जो है एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में संवेग जाता रहेगा, और जहां जब तंत्रिका संचार नहीं होना चाहिए तब भी तंत्रिका संचार होता रहेगा। तो एक ढंग का सीजर या कन्वल्सन वगैरह शरीर में होता है, जो जैसे पार्किंसंस के रोग में आप देखते हो। दूसरा जो डेंड्रोटॉक्सिन है वो एक ब्लैक मम्बा स्नेक होता है, अपने यहाँ नहीं पाया जाता। ये क्या करता है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को प्रभावित करता है। अब इसी में क्या होता है कि जैसे ये तंत्रिका संवेग जब किसी मसल्स पे पहुंचता है ना, तो मसल पर जाकर के क्या करता है कि यहाँ सोडियम और पोटेशियम चैनल को खोलता है। तो ये उन चैनल्स को प्रभावित करता है। मतलब समहाउ ये सारी चीजें आपको तब बेहतर समझ में आएगी अगर आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से आपने मसल कंडक्शन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन, सॉरी न्यूरल कंडक्शन और न्यूरो ट्रांसमिशन अगर पढ़ रखा है पहले की क्लासेस में, या उनको थोड़ी जानकारी है, तो आप बेहतर समझ सकेंगे। नहीं है तो फिर मैं ये बाद में ही पढ़ाऊंगा, अभी आपको थर्ड ईयर में ही, क्योंकि ये पढ़ना आपको जो नर्वस सिस्टम है अगले साल है। लेकिन मिला जाकर बात ये है कि ये जो नर्व कंडक्शन होता है कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका जो संवेग जाता है या तंत्रिका से जो मसल्स को संदेश जाता है, ये कहीं न कहीं अनावश्यक रूप से बाधित होता है। अब जैसे ट्यूबोक्युरारिन है, कार्बोटॉक्सिन है, कोब्रोटॉक्सिन। अब कोब्रोटॉक्सिन नाम से ही पता है कि एक कोबरा में पाया जाएगा। बंगैरोटॉक्सिन है, बंगैरा जिसको करैत सांप कहते हैं उसमें पाया जाएगा। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, अब ये मैं अभी आप एक डायग्राम आगे है उससे ये इनकी फंक्शनिंग तो आपको समझ में आ जाएगी। और इस वजह से आयन चैनल खुलता नहीं है, जिसकी वजह से सिग्नल ब्लॉक हो जाता है और नर्व से जो सिग्नल है वो मसल्स तक नहीं पहुंचता। जब मसल तक सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा तो मसल जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है, जो लकवे वाली स्थिति आ जाती है और इससे डेथ हो जाती है। तो जैसे कोबरा है और करैत है, ये आप याद रखिए हमेशा ही कि जो नाग है और जो नाग है जिसको नाग जो है कोबरा जिसको कहते हैं, और दूसरा करैत जो बंगैरस है, इन दोनों का जहर जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ये करीब करीब 10 मिनट का टाइम लगता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने में। एक इसमें जो एक फॉर्चुनेट चीज ये है, मतलब एक कहिए कि सुखद तथ्य इसका ये है कि ज्यादातर जो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। नॉर्मली ब्लड जब जाता है तो ब्लड और ब्रेन के बीच में, जो नॉर्मल बॉडी के सिस्टम है और ब्रेन के बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिससे ब्लड की सारी चीजें ब्रेन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। समझ गए आप मेरी बात? तो इस वजह से, उस बैरियर की वजह से क्या होता है कि आमतौर पर जो सांप का जहर है वो ब्रेन में नहीं पहुंचता, और ब्रेन में नहीं पहुंचता नहीं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट नहीं करता। ये नॉर्मली अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, यानी कि जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसको प्रभावित करता है।
तो जैसे देखिए कि यहां से कोई एक्शन पोटेंशियल ऊपर से आया, आने के बाद क्या होगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल होगा यहाँ पर कैल्शियम के चैनल को खोल देगा। कैल्शियम का चैनल खोल देगा तो खूब सारे कैल्शियम अंदर जाएंगे। अब इन जो ये जो छोटी छोटी थैलियां आपको दिखाई पड़ रही है ना, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर से फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। इसके आने से क्या होगा कि ये जो थैलियां है ये जा करके इसकी दीवार से लगेगी और थैलियों का मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज कर जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, यानी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। इसके यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए कि सांप के जहर ने यहां पर क्या किया, कैल्शियम चैनल को ही बंद कर दिया। तो कैल्शियम चैनल को जब बंद कर दिया तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होगा, फिर ये मैसेज यहां से यहां जाएगा ही नहीं। या फिर दूसरा था ये है कि यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर जाकर के कि एसिटाइलकोलिन लगते हैं। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया जाए तब भी आगे मैसेज नहीं जाएगा, मतलब एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में मैसेज जाना बंद हो जाएगा। और जब तंत्रिका से तंत्रिका में मैसेज दी जाएगा, फिर तंत्रिका से जाहिर सी बात है कि मसल्स या पेशियों में भी मैसेज नहीं जाएगा, मतलब मसल्स काम करना बंद कर देंगे, मसल तंत्रिका के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। कहानी ये है। तो न्यूरोटॉक्सिन का यही काम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी जो है उसकी जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है वही बाधित हो जाती है, क्योंकि जो श्वसन के लिए जो मसल्स हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब सांस ही नहीं लेगा आदमी तो मर ही जाएगा ना। इसके अलावा बाकी जो पाचन में कहीं कहीं भी जहां पर कि मान लीजिए एक्टिव नियंत्रण तो आपका खत्म हो ही जाएगा कि आप हाथ नहीं हिला सकते, पैर नहीं हिला सकते, अपने पुतलियां बंद नहीं कर सकते, बोलने के लिए जो आपको बोलने के क्रम में जो मसल्स लगते हैं वो बाधित हो जाते हैं। तो ये तो चलो अगर थोड़ी देर के लिए बाधित है तो आदमी जिंदा रह लेगा, लेकिन अगर सांस लेना बंद कर देगा तो आदमी मर जाएगा। तो एक काम न्यूरोटॉक्सिन ये करता है। दूसरा इसमें जैसे आप देखिए रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब सांस लेने की क्रिया बाधित हो जाती है पूर्णतया। प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, आदमी बहुत देर तक के लिए बेहोश हो जाता है। डिजीनेस, चक्कर आना। टनल विजन, मतलब उसको जो दिखाई पड़ता है वो पेरिफेरी दिखाई नहीं पड़ती, सामने सामने दिखाई पड़ता है, वो भी ब्लड होता है। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये आमतौर पर न्यूरोटॉक्सिक वेनम में दिखाई पड़ते हैं। जो साइटोटॉक्सिक वेनम्स है उसमें फॉस्फोलाइपेज, कार्डियोटॉक्सिन वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को स्प्लिट कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्चुअली इनको प्रे को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर प्रे में शिकार भी चला गया है, ये लोकलाइज सिम्टम कुछ पैदा करते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैक स्पॉट या कुछ ब्लू स्पॉट, जहाँ पर जैसे बड़े जानवर को अगर काटा है, मनुष्यों को काटा है, तो वहाँ पर क्या होता है कुछ ब्लू स्पॉट वगैरह दिखते हैं। तो ये इसका जो जैसे एक पफ एडर करके एक सांप होता है, उसका जो वेनम होता है वो साइटोटॉक्सिक यानी कि कोशिका के लिए जहर, कोशिका विष होता है वो। ये देखिए साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में जो एक मेम्ब्रेन है इसके साथ ये टॉक्सिन आने की वजह से क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, क्योंकि फॉस्फोलाइपेज है ना, तो ये फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गए और इस वजह से सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, कोशिकाएं रप्चर होने लग जाती हैं। इसकी वजह से साइटोटॉक्सिक जो होता है कोशिकाएं रप्चर होने लग जाती हैं। फिर हीमोटॉक्सिक, जो क्या कहिए रक्त विष है, रक्त के लिए विष का काम करती है, ये हीमोलाइसिस करती है। हीमोलाइसिस मतलब क्या होती है कि जो आरबीसी है वो टूटने लगती है, जो आरबीसी है ना वो डैमेज होने लगती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड कोआगुलेशन यानी खून का स्कंदन चालू हो जाता है। अब इसकी वजह से मान लीजिए खून का थक्का अगर कहीं जम गया है, मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में खून का थक्का जम जाएगा तो क्या होगा, हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर सकता है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। इससे जो कार्डियक सिस्टम है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका जो है वो असर खत्म हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, जो सारी कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स और विशेष तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर ब्रेन सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा थोड़ी देर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, मृत्यु हो सकती है। तो ये हार्ट फेलियर हो सकता है, उसके बाद ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं, शुरू के सिम्टम्स ये हैं कि लेथार्जी हो जाता है, मतलब आदमी हाथ पैर हिलाना बंद कर देता है, हेडेक होता है,
नौजिया होता है, उल्टी करने की टेंडेंसी होती है, जो वमन करने की टेंडेंसी होती है, वोमिटिंग होती है, और फाइनली इसमें डेथ हो जाती है अगर बहुत सीवियर अटैक है, सीवियर कोई उसका प्रभाव है, क्योंकि इससे क्यों करता है, ये हृदय और सर्कुलेटरी सिस्टम को बाधित करता है। मायोटॉक्सिन जो क्या करता है, ये पेशियों को प्रभावित करता है, पेशियों में जकड़न पैदा कर सकता है, पेशियां स्टिफ हो जाती हैं, और ये मसल फाइबर को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वजह से होता है मायोनेक्रोसिस, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। जैसे ब्राजीलियन लैंसेट स्नेक है, उसमें ये होता है, ये अपने यहाँ नहीं ऐसा कोई सांप पाया जाता, इसमें गला सूखता है, प्यास लगती है, मस्कुलर स्पर्म, जैसे मैंने कहा ना, मसल से स्टिफ हो जाएंगे, जकड़ जाएंगे, मूव नहीं करेंगे, है ना। आंखें जो पुतलियां हैं बंद होने लगती हैं, जो यूरिन है उसमें ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है। दीज आर द सिम्टम ऑफ मायोटॉक्सिक सिम्टम। और ये देखिए मायोटॉक्सिक सिम्टम, मायोटॉक्सिक में यही है कि कैल्शियम गया, यहाँ से ये रिलीज होता है, जैसे मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर ये आपको रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ये जाके लगता है रिसेप्टर पर। ये जब रिसेप्टर पर लगता है तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो पोटेशियम चैनल है ना, इसको प्रभावित करनी, ये चैनल अगर प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मैसेज यहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो ये भी एक प्रभाव है। और ये अगर मैसेज नहीं जाएगा तो मसल अपना काम नहीं करेगा, सोडियम पोटेशियम चैनल नहीं खुलेगा तो अंदर जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया का प्रारंभ नहीं होगा। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आपको क्या है कि अगले साल ही पढ़ना है, तो उससे बेहतर समझ में आती है चीजें। कहानी ये है कुल मिलाकर के कि जो इसमें क्या होता है कि जो मसल्स में जो पोटेशियम और इसके चैनल हैं ये बाधित हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो मसल फाइबर्स हैं, मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, अपघटित होने लगते हैं, उसमें मायोनेक्रोसिस की, मायो कहीं भी शब्द आए समझिए इसका मसल से लेना देना है। तो ये मसल्स के नेक्रोसिस या मसल्स के विघटन की क्रिया चालू हो जाती है, वहां पर डैमेज होने लगते हैं। एक चीज होती है LD50, ये शब्द सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्नेक वेनम में भी नहीं यूज होता है, कहीं पर कोई टॉक्सिन है, कोई भी विषैला पदार्थ है, कोई इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट है, कोई इंडस्ट्रियल कंटेमिनेंट है, प्रदूषक है ना, उसी प्रकार से कोई सा जहर है, तो हर जहर का, चाहे ये पोटेशियम साइनाइड ही क्यों नहीं हो, उसका एक डोज होता है, उस डोज से कम में आदमी जानवर कोई नहीं मरता, एक सर्टेन डोज होना चाहिए। अब जो ज्यादा खतरनाक जहर है उसकी डोज कम होती है, कम डोज में आदमी मर जाएगा। आप यूं समझिए कि अगर नमक भी खा लेना आदमी आधा किलो एक साथ, तो वो भी उसके लिए जहर का काम करता है, उसकी LD50 ज्यादा है। तो LD50 का मतलब होता है मीन लीथल डोज। मीन लीथल डोज मतलब कि उस जहर का अगर हम ट्रायल कर रहे हैं किसी एनिमल स्टडी में, तो मान लीजिए कि हमने 10 एनिमल लिए हैं, चलो 20 एनिमल लिए हैं, 20 चूहे लिए, और उसमें हमने उसके बॉडी वेट के हिसाब से जहर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो जितने जहर के डोज के बाद अप्रोक्सीमेटली 50% जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है वो मर जाते हैं, उसको हम LD50 कहते हैं। तो हर यहाँ आपको सिर्फ एक लाइन आपको समझना है और लिखना है, ये बेसिकली जो टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी होती है उसमें LD50 बड़ा ही कॉमन टर्म है। तो मतलब LD50 इज द डोज विच किल्स द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। जो टोटल 50% पॉपुलेशन अगर जिस डोज पे मर जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, उसको हम LD50 कहते हैं, ठीक है। जिस पर 50% मर जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50% जिंदा रहते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। तो हर सांप के जहर का LD50 होता है। अब ये डिपेंड इस पे भी करता है कि दंश मारते वक्त उसने शरीर में कितना जहर छोड़ा है, कितना जहर रिलीज किया है, और उस पर डिपेंड करता है कि वो आदमी बचेगा तो कितनी देर बचेगा, या कितना समय है उसके पास जिसमें उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बच जाएगा, या वो मरेगा ही नहीं। ये सारी चीजें डिपेंड इस पे करती है कि उस वेनम का, उस सर्प विष का क्या कहते हैं कि कितनी मात्रा में गया है वो, और वो उसका LD50 क्या है, उसकी कितनी डोज तो गई है, और उसका LD50 यानी उस जहर का जो लीथल डोज 50 मीन लीथल डोज क्या है। ये एंटीवेनम मतलब वो पदार्थ जो ऐसे इंजेक्शन, ऐसी दवा कह सकते हैं आप उसको, जो सांप के जहर के प्रतिकार के लिए दिया जाता है। जैसे आमतौर पर सांप काटा हुआ कोई भी हॉस्पिटल में ले जाओगे तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि उनके पास एंटीवेनम होता है,
एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें कोई दवा नहीं होती, वो एंटी वेनम होता है। तो एंटी वेनम क्या होता है? एंटी मतलब अपोजिट, वेनम मतलब पॉइजन, जो पॉइजन को समाप्त करे, पॉइजन के असर को खत्म करे, पॉइजन का प्रतिकार करे, पॉइजन को नष्ट कर दे, इसको हम कहेंगे एंटी वेनम। तो अभी स्नेक बाइट का जो भी ट्रीटमेंट है वो एंटी वेनम से ही होता है और होता है। और पहला जो एंटी वेनम डेवलप किया था वो अल्बर्टे कार्मेट ने किया था, और वो भी किया था जो इंडियन कोबरा है, जो नाग जिसको आप कहते हो, नाजा नाजा, उसके उसके जहर के खिलाफ एंटी वेनम किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सांप के लिए एंटी वेनम अलग होगा, ये बिल्कुल जैसे एंटीबॉडी एंटीजन की तरह काम करते हैं ये, कि सांप का जहर एंटीजन है और जो एंटी वेनम है उसमें एंटीबॉडी होता है। तो हर एक, वैसे तो हर सांप के लिए एंटी वेनम अलग अलग होता है, अभी तक तो यही रहा, बहुत दिन तक तो यही चलता रहा था, 10-20 साल तक पहले तक। लेकिन अब क्या है कि अब जो है पॉलीवैलेंट एंटीवेनम आ गए हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक ही एंटीवेनम जो है कई तरह के, उसमें कई एंटीवेनम को मिला करके बनाया गया है। तो इसमें चाहे किसी भी सांप ने काटा हो, नॉर्मली जब सांप काट तो क्या है, काट के भाग गया। तो पहले क्या होता था कि उसका सिम्टम देखते थे कि किस सांप ने काटा है इसको, न्यूरोटॉक्सिक है या हीमोलाइटिक है, किस सांप ने, नाग ने या करैत ने काटा है या वाइपर ने काटा, ये पहले डॉक्टर देखते थे, फिर जाकर के एंटीवेनम लगाते थे। अनावश्यक एक सांप के काटने पर दूसरे सांप का एंटीवेनम नहीं लगा सकते, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब जब पॉलीवैलेंट एंटीवेनम आ गया तब ऐसी दिक्कत नहीं है। अब कोई सा भी सांप काटा हुआ पेशेंट अगर एक बार कंफर्म हो गया कि इसको सांप ने काटा है, ये पहले ये कंफर्म करना होता है कि सांप ने काटा है। कई बार लोग विषहीन सांप के भी काटने पर क्या होता है, पैनिक में आकर के पहुंच जाते हैं कि मैं तो मर रहा हूं। तो डॉक्टर पहले सिम्टम देखता है, अगर सांप का जहर शरीर में नहीं है तो एंटीवेनम देना भी अपने आप में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर पहले देखता है, उसके सिम्टम को देखता है, सिम्टम को देखने के बाद उसका समझ में आ जाता है कि हाँ जरूर इसको सांप ने काट लिया, फिर वो एंटीवेनम देता है। अब आदमी तो बताता नहीं है कि मुझे कौन से सांप ने काटा है, या कोई दूसरा जो उसका अटेंडेंट है वो भी नहीं बता पाता। लेकिन अब चूंकि पॉलीवेलेंट आ गए तो अब किसी भी सांप के काटने पर जब एंटीवेनम दिया जा सकता है, जो उसका इलाज उससे हो सकता है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये एंटीवेनम बनाया कैसे जाता है। तो एंटीवेनम बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये किया जाता है कि सांप के जहर को कलेक्ट किया जाता है। तो सांप का जहर कैसे कलेक्ट करते हैं? तो सांप का जो हेड है उसको जो क्या कहते हैं, अंगूठे और उसके बीच में दबाया जाता है। उसके दबाने से क्या होता है कि उसके जॉ पर, जबड़े पर प्रेशर पड़ता है, और उसका जो फैंग है, मतलब उसका जो विष दंत है, एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन पर डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसके फैंग से जहर जो होता है निकलता है। देखिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये एक वायल लिया गया है, इस पर एक मेम्ब्रेन सा लग दिया गया है, इसको ऐसे यूं पकड़ के दबाया इसके फैंग्स को, तो इसका जो जहर है अब इसमें चलाएगा। इस प्रकार से इसका जो जहर है इसमें कलेक्ट किया गया। फिर क्या होता है कि अब जो वो एंटीवेनम है वो वो जो वेनम है, जो सांप का जहर निकाला है, उसको इंजेक्ट किया जाता है घोड़े में। अब क्या वेनम के एक डोज से आदमी मर सकता है, बकरी मर सकती है, लेकिन घोड़ा नहीं मर सकता। तो उसको क्या करते हैं, घोड़े में इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज इंजेक्टेड इनटू अ बिग एनिमल, क्योंकि जो जितना बड़ा एनिमल होगा उसके लिए लीथल डोज उतना ही होगा। तो उस डोज में घोड़ा मरेगा नहीं, घोड़ा नहीं मरेगा, लेकिन सांप का जहर जो है एंटीजन का काम करता है, और उसके विरुद्ध क्या होता है कि 2-4 दिन में कुछ टाइम देना पड़ता है, 1 आध वीक का। उसके बाद क्या होता है कि उस सांप के जहर के खिलाफ घोड़े के शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम का एक प्रिंसिपल है कि कोई भी अवांछित जो पदार्थ शरीर में जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, ये एंटीजन होते हैं और शरीर हमारा एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी एंटीजन को हटाने का काम करते हैं। तो क्योंकि घोड़े में गया था तो घोड़े में एंटीबॉडी बन गया, फिर उसका एंटीजन का प्रभाव तो घोड़े में समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके ब्लड में, सीरम में क्या होता है कि उसमें एंटीबॉडी सीक्रेट, एंटीबॉडी जो है उसको लिया जाता है, क्योंकि यही एंटीबॉडी है जो एंटीवेनम को नष्ट करेगा। तो घोड़े का पहले रक्त लिया जाता है, रक्त को पहले क्या करते हैं, थक्का जमने दिया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका सीरम निकल जाता है। उस सीरम में वो सारे एंटीबॉडी रहते हैं, और फिर उस एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। अब वो बन गया एंटीवेनम, और वो एंटीवेनम जो है ना,
वो किसी को पेशेंट को दिया जा सकता है। इस प्रकार से जो एंटी जो प्रतिरक्षण इम्यूनिटी लोगों में दी जाती है, इसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये एंटीवेनम बनता है और उसका यूज किया जाता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि अब पॉलीवैलेंट स्नेक एंटीवेनम अब बनने लगे हैं देश में। पहले तो हर सांप के लिए अलग होता था, है ना। तो देखिए ये एंटीवेनिन करके एक दवा है, और ये एक दो इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो बनाते हैं, जैसे एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी आपको पता है ना कि जो कोविशील्ड करके जो कोविड की जो वैक्सीन आई है, इसी इंस्टीट्यूट ने बनाया है और यही इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आधार पूनावाला इसके सीईओ हैं। दूसरा एक बहुत पुरानी संस्था है हिंदुस्तान में, इसको हम कहते हैं हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, जो मुंबई में है। तो ये दोनों संस्थाएं एंटीवेनम का प्रोडक्शन करती हैं। अब जो मेडिसिन, जो न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होता है ना, उससे बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं, जो ब्रेन इंजरी में या ब्रेन स्ट्रोक में, मस्तिष्क आघात में या मस्तिष्क के डैमेज होने पर उसको यूज किया जाता है। हीमोटॉक्सिन जो है वो हार्ट अटैक को रोकने के लिए या रक्त से जुड़े बीमारियों को रोकने के लिए दवा बनाने में काम आता है। वेनम जो है उससे बहुत सारे एंटी कैंसर एक्टिविटीज होती है। तो कैंसर के इलाज में भी एक क्या कहते हैं, वो क्या करता है कि वो जो कैंसर सेल है उसको भी थोड़ा सा स्लो कर देता है, उसके ग्रोथ को। तो उससे एंटी कैंसर दवाई बनाई जाती है। एंटी कॉगुलेंट प्रॉपर्टी सांप का जो जहर है ना, वो क्या करता है, रक्त में से फाइब्रिनोजन को हटा देता है, जिसके वजह से क्या होता है, हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एंटी कॉगुलेंट होता है। तो खास तौर से एंटी कॉगुलेंट जो चीजें होती है ना, बहुत जगह काम आती हैं। खास तौर से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो एंटी कॉगुलेंट होती है। हृदय रोगियों के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ब्लड का थक्का धमनियों में, कोरोनरी आर्टरी में नहीं जमे, और इसके लिए बहुत सारे दूसरी दवाएं भी हैं। तो आप यूं समझिए कि कुछ न्यूरोटॉक्सिन से कुछ ब्रेन स्ट्रोक की दवा बनाई जाती है, हीमोटॉक्सिन से हार्ट अटैक और ब्लड डिजॉर्डर की बनाई जाती है, एंटी कैंसर की दवा बनाई जाती है, एंटी कॉगुलेंट दवाएं बनाई जाती हैं। इसके मेडिकल एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। इसका एंटीवेनम, जैसे मैंने कहा ना कि एंटीवेनम जो है, अगर बिना मतलब आप किसी को दे दोगे ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहलाता है। उसको क्या होगा कि अगर किसी विषहीन सांप ने काटा है और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया कि बिना देखे सुने जांच किए उसको फटाक करके एंटी वेनम अगर लगा दिया, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा लाल हो सकती है, आंखें सूज जाती हैं, फीवर आ सकता है, जो उसके हड्डियों के जोड़ हैं वहां पर शोथ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लिम्फ ग्लैंड इनलार्ज हो सकते हैं। सो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीवेनम। तो एंटीवेनम तो ठीक है, उसको दिया, इसलिए तभी उसी कंडीशन में देना चाहिए जब उस जहर को हटाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं हो। तो इस प्रकार से ये जो सांप का जो जहर है, उसका जो प्रतिविष है और उसके क्या मेडिकल यूज है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।